ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर निखिल टंडन। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच आकाशवाणी लगातार रेडियो, यूट्यूब और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से अपने लिसनर से जुड़ा हुआ है और कोरोना से जुड़ी सीधी, सही और सच्ची जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और इस महामारी से बचने के सभी संभव उपाय करता रहे। आज इस कार्यक्रम को करते करते 399 एपिसोड हो चुके हैं और इस दौरान हमने देश के सभी प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात की और कोरोना से लड़ने में उनकी सलाह मांगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के एंड्रोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर निखिल टंडन। आज के इस कार्यक्रम में हम कोरोना के साथ साथ मधुमेह और ब्लैक फंगस प्रबंधन पर विशेष रूप से डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। डॉक्टर टंडन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर टंडन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस की बीमारी जो है उसके मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले मिल चुके हैं। लोगों के मन में इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है और क्या ये सिर्फ कोरोना के मरीजों को ही होता है? धन्यवाद। ब्लैक फंगस, तो इसको आम जनता आजकल इसका नाम ब्लैक फंगस दिया। एक्चुअली ये फफूंदी है एक किस्म की। इसका रंग काला नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से जो शरीर की कोशिकाएं हैं, शरीर की टिश्यूज हैं, उनमें डैमेज होने की वजह से वो उन टिश्यूज की मृत्यु हो जाती है, तो वो काला रंग पकड़ लेती है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा थोड़ा सा नाम का स्पष्टीकरण कर दूं। दूसरी बात यह है कि ये इस लहर में कोरोना के पेशेंट्स के साथ हुआ है, लेकिन ये वाला जो फंगस इन्फेक्शन है ये पहले से होता रहा है, बहुत कम मात्रा में होता रहा है। जैसे अधिकतर फंगस इन्फेक्शन कम ही मात्रा में रहते हैं। फंगस जो होते हैं हमारे पर्यावरण में, वातावरण में हर समय रहते हैं, लेकिन जिस इंसान की इम्यूनिटी ठीक होती है वैसे स्वस्थ होते हैं, अगर ये उनके शरीर में आता भी है तो शरीर उसको निबट देता है। तो ये पहले भी, कोरोना से पहले भी कुछ लोगों में हो पाता था, लेकिन वो वही लोग थे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी थी। उदाहरणतः जैसे किसी को कैंसर हो, कैंसर की दवाई चल रही हो, HIV से पीड़ित हो, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, मतलब उनकी न केवल उनको मधुमेह की बीमारी हो, लेकिन वो बीमारी कंट्रोल से बाहर जा चुकी हो। अभी जो हमने एक साथ से इजाफा देखा है म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों का, ब्लैक फंगस के मरीजों का, वो सभी जो मरीज अब आ रहे हैं वो कोविड संबंधित आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इस समय कोविड जिसको हो रहा है उसी की ये ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ के आ रही है। जो कोविड से पीड़ित नहीं हुए हैं और वैसे स्वस्थ हैं, उनमें ये नहीं होगा, और इसलिए हमें उन लोगों को इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो और 2 परिस्थितियां जुड़ी जा रही हैं, अनिवार्य नहीं है लेकिन काफी हाई प्रोपोर्शन में, काफी हाई मात्रा में देखी जा रही है कि ना केवल कोविड हो चुका है, उसके साथ 75-80% लोग ऐसे हैं जिनको साथ में स्टीरॉइड्स की दवाई दी गई है, और तीसरा है कि उनको साथ में मधुमेह है और वो मधुमेह कंट्रोल से बाहर रहा है। तो अगर इन 3 परिस्थितियों का संगम होता है, कोविड से पीड़ित होना, साथ में स्टीरॉइड्स का सेवन
और शुगर का कंट्रोल से बाहर जाना, तो उस परिस्थिति में ये हो सकता है। और आप आंकड़े अपने आप देखेंगे, बीच में 3 लाख 4 लाख लोग रोजाना कोविड से पीड़ित हो रहे थे, लेकिन आज देश में 10-15 हजार लोगों को म्यूकर होगा। तो उस संदर्भ में इनकी मात्रा, इन केसेस की मात्रा बहुत कम है। हम इस पे इतना ध्यान इस समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिसको ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो जाती है वो उसमें गंभीर रूप पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जैसे अगर आंख तक पहुंच गई तो आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ प्रतिशत लोगों में, 15-20% लोगों में मृत्यु होने की भी संभावना है। तो ओवरऑल नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर अगर इस संक्रमण से कोई ग्रस्त हो जाता है तो फिर हमें इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। जी डॉक्टर टंडन, कोई व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि वो ब्लैक फंगस से पीड़ित है? इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ऐसे मैंने कहा कि, और ये लक्षण जो मैं बताऊंगा वो मेरे ख्याल में प्रत्येक कोविड ग्रस्त मरीज को इसके बारे में, अगर स्पेशली अगर वो अस्पताल में भर्ती रहे तो उनके डॉक्टरों को बता देना चाहिए। और जैसे नाक में से डिस्चार्ज आना, ये मतलब इसमें नाक में क्रस्टिंग हो जाना, उसी प्रकार क्योंकि नाक के इर्द गिर्द हमारे जो साइनसेस होते हैं उनमें ये प्रवेश करके तो वहां सूजन हो सकती, तो गाल पे या नाक के साइड में सूजन महसूस होना, आंख में लाली आना, आंख के इर्द गिर्द सूजन होना, सर का दर्द होना, और कभी कभार क्योंकि जो आंख को हिलाने और आंख को हिलाने वाली जो मसल्स होती है उसकी नर्व सप्लाई पे असर पड़ सकता है, तो आंखों का टेढ़ापन या भेंगापन भी आ सकता है। लेकिन पहले लक्षण अधिकतर ये होते हैं, क्योंकि ये जो फंगस है ये नाक से प्रवेश करता है, तो नोज ब्लॉक, नोज का डिस्चार्ज, जो खून वाला डिस्चार्ज भी हो सकता है, काले रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये लक्षण अगर किसी भी कोविड ग्रस्त मरीज को हुए हैं, आमतौर पे कोविड होने के 2-3-4 सप्ताह बाद प्रकट होता है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। जी डॉक्टर टंडन, जो व्यक्ति घर में रहकर ठीक हो गए हैं, आइसोलेशन में रहे वो ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें भी ब्लैक फंगस होने का खतरा है? देखिए, क्या हुआ था, पिछले 1-1.5 महीने में एक साथ से बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था। उनमें से कई इस सिचुएशन में थे जिसे हम कहते हैं माइल्ड से ज्यादा मॉडरेट कोविड की स्थिति भी आ रही थी, लेकिन क्योंकि उस समय अस्पतालों में भर्ती होने में मुश्किल आ रही थी, कई सारे लोगों ने घर में रहकर इलाज किया है, जो वैसे हम सोचते कि इनको अस्पताल में होना चाहिए था। ऐसे कई मरीजों को घर में भी स्टेरॉइड्स मिले हैं, ऐसे कई मरीजों को भी घर में ऑक्सीजन मिली है, और ऐसे कई मरीज हैं जो क्योंकि घर में थे और बहुत जोर से निगरानी नहीं हो रही थी, तो उनकी शुगर अगर कंट्रोल से बाहर गई तो वो पकड़ी नहीं गई और उसका इलाज भी नहीं हुआ है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको अस्पताल में ही भर्ती हुए हों, उसके बाद ही हो सकता है। इन बीते हुए कुछ हफ्तों की परिस्थिति के कारण घर में भी जिन लोगों का इलाज हुआ है, स्पेशली इन सब चीजों की स्थिति आई है कि उनको स्टेरॉइड्स भी मिले हैं, उनकी शुगर ने भी उछाल ले लिया है, उसका भी इलाज इतने जोर से कंट्रोल नहीं हुआ है, उनको भी अपने इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो लक्षण हमने अभी गिनवाए हैं, अगर वो लक्षण प्रकट होते हैं तो उन्हें भी तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। जी डॉक्टर टंडन, कोरोना के इलाज में विशेष तौर पे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आप डॉक्टर्स को क्या सलाह देंगे कि उन्हें किस मात्रा में स्टेरॉइड का और कैसे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना होगा? इसका मैं थोड़ा सा पहले एक वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए, स्टेरॉइड्स से जो लाभ है वो एक स्टडी करी गई थी। उस स्टडी में एक किस्म के मरीजों को स्टेरॉइड दिए गए थे, जैसे आज हम मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर कोविड कहते हैं। उन मरीजों में जिनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता हुई थी, क्योंकि उनके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गया था, उनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज थी, उनको सीमित मात्रा में कोविड होते दूसरे हफ्ते या उसके बाद में और कुछ ही दिनों के अंतराल के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए थे। इसको देखते हुए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि जिनको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक मरीज हो, या जिनको माइल्ड कोविड था, उनको मौखिक रूप से या इंजेक्शन के रूप से स्टीरॉयड लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिनको देने की आवश्यकता थी मॉडरेट या सीवियर डिजीज में, उसको भी पहले सप्ताह में नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले सप्ताह में जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है तो स्टीरॉयड देने से एक्चुअली वायरल रेप्लिकेशन और भी बढ़ सकता है, तो ये स्टीरॉयड्स नुकसानदायी हो सकते हैं। तो यूजुअली 5-7 दिन के बाद ही स्टीरॉयड्स की बारी आती है, अगर आती है, नंबर 1। नंबर 2, जिस मात्रा में दिए जाने आते हैं वो बड़े स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, और वो देने के लिए 5 से 10 दिन के लिए देने की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या हुआ है कि कई बारी इन गाइडलाइंस का इन लेटर एंड स्पिरिट शायद पालन नहीं हो पाया है कई बारी, तो पहले सप्ताह में भी स्टीरॉयड मिल गए हैं, मात्रा भी ज्यादा मिल गई है, और लंबे अंतराल के लिए भी मिल गए हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो परेशानी हुई है कि क्योंकि वैसे मैंने कहा था संख्या बहुत बढ़ गई थी मरीजों की, तो देखा देखी में लोगों ने स्वयं स्टीरॉयड्स का सेवन कर दिया है कि उनको पता लगा कि उनके पड़ोस में, उनके परिचित जन में या उनके रिश्तेदारों में कोविड हुआ, उन्होंने डॉक्टरी सलाह ली और डॉक्टरी सलाह उचित थी, उनको उचित रूप से स्टीरॉयड्स मिले। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि खुद इनको जो परेशानी थी वो वही किस्म की परेशानी थी कि नहीं, और देखा देखी में कहा क्योंकि किसी और को स्टीरॉयड दिए जा रहे तो मैं भी ले लेता हूँ या मैं भी ले लेती हूँ, और कितना लेना है और कितने दिन के लिए लेना है उस पर भी ज्यादा ख्याल नहीं किया, और कब शुरुआत करनी है उसका भी ज्यादा ख्याल नहीं हुआ। तो कुछ हद तक सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ने भी हमारे साथ इसमें थोड़ी सी मुश्किल पैदा करी। जी डॉक्टर टंडन, क्या ब्लैक फंगस उन व्यक्तियों को भी हो सकता है जो लगातार एक ही तरह का मास्क यूज कर रहे हैं और लगातार यूज करते रहते हैं और धोते नहीं है, क्या उनको भी ब्लैक फंगस होने का खतरा है? देखिए, इस विषय में कुछ सोशल मीडिया पे काफी आया है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से जवाब देना चाहूंगा कि ये जो फंगस के स्पोर्स हैं वैसे ही पर्यावरण में हैं। हम सबका रोजाना एक्सपोजर कुछ हद तक इनसे हो रहा है, कुछ परिस्थितियों में ज्यादा होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स में ज्यादा हो गया, जैसे खेत खलियान बागीचों में ज्यादा हो गया, तो ये हो रहा है जी। और लेकिन क्योंकि हम अधिकतर लोग स्वस्थ हैं, हमारी इम्यूनिटी ठीक है, तो हम स्पोर्स आते भी हैं नाक तक आके, और वहीं पर शरीर इनको निपटा देता है ताकि ये आगे प्रवेश ना करके शरीर में कोई दिक्कत कर पाए। तो अभी ये कहना कि मास्क जो ना धुले हों बहुत दिनों, इसके कारण हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ा हमें और इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा जवाब देने के लिए। लेकिन मैं घूम फिर के उसी बात को कहूंगा, अगर मास्क पे आ भी गया लेकिन हम स्वस्थ हैं और हमारी इम्यूनिटी ठीक है, तो उससे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोविड का मरीज हूं मैं और मेरी इम्यूनिटी उसकी वजह से डाउन हो गई है, या मुझे स्टीरॉइड्स मिले हैं, या मुझे शुगर कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और ये स्पोर्स आके वहां पे पहुंचे हैं, तो मेरी टेंडेंसी या मेरी प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी। जी डॉक्टर टंडन, अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसे किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो सीधे उन्हीं डॉक्टर के पास जाके अपनी परेशानी बता सकें? ये कुछ हद तक लक्षण पे निर्भर करता है। जो अधिकतर लक्षण प्रकट होंगे वो 3 किस्म के होंगे। एक तो जो जैसे मैंने कहा नाक का डिस्चार्ज हुआ, नाक से ब्लड आया या तलुए में घाव हुआ, तो ये सब जो हैं या गाल पे सूजन आ गया, ये सब के लिए हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट ही बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि उनके पास साधन है देखने का, और वो एंडोस्कोपी करके या दूरबीनी जांच करके पता लगा सकते हैं कि क्रस्टिंग हो रही कि नहीं हो रही, और स्वॉब लेके या टिश्यू का पीस लेके उसको डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं। एक और परिस्थिति जो प्रकट होती है वो कभी जब आंख की परेशानी होती है कि आंख के चारों तरफ सूजन आ गई, आंख की लाली आ गई, आंख में टेढ़ापन आ गया, उस परिस्थिति में हमारे जो आई के विशेषज्ञ हैं उनके पास जाना पड़ेगा। बहरहाल लेकिन दोनों परिस्थितियों में इवेंचुअली जांच पड़ताल करके, डायग्नोसिस करके और फिर दवाई शुरू करना, और शीघ्र से शीघ्र दवाई शुरू करना ही आवश्यक है। जी
डॉक्टर, आमतौर पे इससे निपटने के लिए कौन कौन सी दवाइयां इस समय जो है मौजूद हैं? देखिए, इसके फंगस के लिए कई सारी दवाइयां होती हैं, लेकिन म्यूकर के लिए जो बेस्ट दवाई मानी जाती है, बेस्ट, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिसिन बी। जी। एम्फोटेरिसिन बी एक साधारण रूप से भी मिलती है और एक और रूप में मिलती है जिसे हम कहते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। जिसे आप समझिए कि फैट के ग्लोब्यूल्स के अंदर, नैनो पार्टिकल्स के अंदर इसको कैप्चर करके दिया जा रहा है। उससे क्या हो जाता है कि जो इस दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और हमें ये दवाई ज्यादा मात्रा शीघ्र से शीघ्र देने में हमें सहायता मिल जाती है। तो ये दोनों, यही हमारे पास मेन सोर्स है इंजेक्टेबल का। जी। और पोसाकोनाजोल करके एक और दवाई है जो अधिकतर हम क्या करते हैं कि पहले कुछ हफ्तों के लिए एम्फोटेरिसिन दे के फिर अगर हमें लगता है कि थोड़े और दिन के लिए मौखिक रूप से दवाई देने की आवश्यकता है तो फिर हम पोसाकोनाजोल देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सब दवाइयां हों तो प्रेफरेंस यानी ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस हमारी एम्फोटेरिसिन भी है और उसका भी लाइपोसोमल जो रूप है वो हमारा प्रेफर्ड चॉइस है। जी। डॉक्टर, इस महामारी में क्या सभी व्यक्तियों को या सभी मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है? देखिए, ऐसा है, म्यूकर माइकोसिस जैसे मैंने कहा वैसे तो बहुत अनकॉमन बीमारी है, लेकिन ये बीमारी अगर हो जाती है तो ये गंभीर हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में तो डेफिनेटली अस्पताल में भर्ती होना ही उचित होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों में या एक भारी संख्या में लोगों में ऑपरेशन करके जो नाक में और साइनसेस में अगर फंगस का एक गुबार बन चुका है उसको हटाना पड़ेगा, टिश्यूज से फंगस का लोड हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चाहिए होता है। उसके बाद नसों में दवाई दी जाती है और इन दवाइयों के भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उन पे ध्यान रखना पड़ता है। तो एडमिशन होके अस्पताल में भर्ती होके ही शुरुआत में जब तक स्थिति संभल ना जाए और हमें ये मन में ये ना हो जाए कि जो मेन कार्य है वो खत्म ना हो गया, तब तक तो जरूर ही अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। जी। डॉक्टर, कोरोना महामारी के दौरान मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बताने से पहले मैं 2-3 पॉइंट जरा पहले बता दूं। जी। ये हमें अब लगता है कि शायद डायबिटीज के मरीजों में, अनलेस वो अनकंट्रोल ना रहे हों, कोरोना बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना शायद इतनी ज्यादा नहीं है नॉन डायबिटिक इंसान के मुकाबले में। लेकिन चिंता की बात वो है जो जिन लोगों को डायबिटीज लंबे अरसे से है, जो कंट्रोल से बाहर है, डायबिटीज से जुड़ी जो जटिलताएं होती हैं उनको साथ में हो, उनको अगर कोरोना हो जाता है तो ये बीमारी सीवियर रुख ले सकती है, भर्ती होने की आवश्यकता कर सकते हैं, ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है और मृत्यु होने की संभावना भी नॉन डायबिटिक से ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि डायबिटीज मरीज उतना या उतने से ज्यादा प्रिकॉशन लें जो आम जनता लेती है कि उनको कोरोना बीमारी ना हो जाए, नंबर 1। और क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि अनकंट्रोल डायबिटीज से बहुत सारी चीजें गड़बड़ा सकती हैं, तो आज अगर आपको किसी को डायबिटीज है तो आपको अपना प्रयास जितना भी करना है स्वयं और डॉक्टरी सलाह के साथ कि अपनी शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल में, नियंत्रण में रखें, ताकि अगर किसी वजह से आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको माइल्ड एपिसोड हो और आपको गंभीर एपिसोड होने की संभावना कम हो जाए, आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोरोना से सीवियर डिजीज ना हो। कई बारी क्या हुआ, जैसे पिछले साल लॉकडाउन के जरिए लोगों का आना जाना बंद हो गया, लोग सैर के लिए जाते थे, वो सैर नहीं कर पा रहे थे और उसके कॉम्पनसेशन में घर में भी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी। उसी प्रकार क्योंकि खान पान में भी थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो खाने पाने पे भी संतुलन में गड़बड़ हो गई थी। लेकिन हमें ये अब बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि डायबिटीज का कंट्रोल आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य हर रूप से, और जो भी हम प्रयास करेंगे वो हम कम ही मानते हैं। मतलब 100% नहीं, 110% कोशिश करनी चाहिए
अपने डाइट पे, अपनी खुराक पे और टेस्ट घर में करते, स्पेशली जो पेशेंट्स इंसुलिन पे ले रहे हैं उनको नियमित रूप से स्वयं अपना जैसे ग्लूकोमीटर से टेस्ट करके उनको देखना चाहिए कि उनकी शुगर ठीक रहे। नंबर 2, एक जो चीज जिसपे हम और भी बात कर सकते हैं कि ये तो हम उनके बारे में कह रहे हैं जिनको डायबिटीज मालूम है, उनको है जी। प्रॉब्लम। डायबिटीज ऐसी बीमारी की ऐसी होती है क्योंकि इस बीमारी का आवश्यक नहीं है कि कोई लक्षण के साथ वो प्रकट हो। तो माना जाता है कि अगर 100 लोगों को डायबिटीज है तो 50 या 40 ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो इसलिए डायबिटीज का टेस्ट करा के, स्क्रीन करा के ये पता रखना चाहिए लोगों को कि उनको डायबिटीज है कि नहीं, और सरकार ने उसके लिए भी स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस रखी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, कोविड हो के जिसको नहीं भी है डायबिटीज, वो शुगर बढ़ सकती है, किसी भी इन्फेक्शन के साथ बढ़ सकती है जो कोविड के साथ बढ़ सकती है। तो अगर आपको कोविड हुई है और आप स्पेशली मॉडरेट या सीवियर डिजीज है तो अस्पतालों में डॉक्टरों के ऊपर ये आवश्यक है कि पेशेंट को टेस्ट करें। और जिनको स्टीरॉयड मिले हैं उसमें तो ये और भी प्रॉब्लम हो जाती है कि डेफिनेटली शुगर बढ़ती है उसमें। जी। जिनको डायबिटीज है उसमें तो बहुत ही बढ़ सकती है, जिनको नहीं है उनको नॉन डायबिटिक सिचुएशन से वो डायबिटिक बन सकते हैं। तो इसको देखते हुए डायबिटीज का एक बहुत ही एक गहरा संबंध है कोविड की वजह से डायबिटीज में का खराब हो जाना, और डायबिटीज की वजह से अगर किसी को कोविड हो तो उस पे कोविड का रुख गंभीर हो जाना। तो इसको हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए ताकि हम जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं, जितना प्रयास करके मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जी। इस बीच हमारे श्रोता पहले हैं हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर से राजौरी से नरेश पाल जी को। नरेश पाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार आपको भी और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अभी ये जो नया एक बीमारी है ब्लैक फंगस, तो इसके बारे में ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको ये ब्लैक फंगस हो सकता है या अगर कोई एक हेल्दी आदमी है उसको भी ये वायरस हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डॉक्टर टंडन शायद इन्होंने देर से हमारे कार्यक्रम को ट्यून किया। एक बार हम फिर जानना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को हो सकता है या हेल्दी व्यक्ति को भी हो सकता है? तो ये हेल्दी व्यक्तियों में नहीं होगा जी। ये मतलब जो वैसे स्वस्थ हैं, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनको इस फंगस से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नंबर 1, नॉन कोविड सिचुएशंस में भी ये होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसी और बीमारियां हैं या बीमारियों का इलाज है जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उन लोगों में जैसे मैंने उदाहरण दिया था, जैसे ब्लड कैंसर हो या किसी प्रकार का कैंसर हो, उनको कैंसर की दवाई चल रही हो, जिनको HIV हो, या शुगर इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड है कि एक अक्यूट इमरजेंसी के रूप में उनको अस्पताल में लाना पड़े, उनमें होता है। जी। स्वस्थ आदमी जिनकी या स्वस्थ इंसान जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उसमें नहीं होता है, तो उस तरह उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी एक साथ से हजारों केस आए हैं वो सब कोविड से जुड़े हुए हैं। कोविड हुआ, कोविड से शायद इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ा, और ऊपर से जैसे मैंने कहा था कोविड के इलाज में स्टीरॉइड्स हुए, कोविड की वजह से शुगर बढ़ गई, स्टीरॉइड लेने की वजह से शुगर बढ़ गई, या वैसे ही ध्यान नहीं देने से शुगर की मात्रा बढ़ गई। लोग कई बारी एक बीमारी होते हुए दूसरी बीमारी की दवाइयां छोड़ देते हैं। सो ये 3 परिस्थितियों का संगम, कोविड, स्टीरॉइड और शुगर, ये हमें लगता है 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। लेकिन अभी इस पर और अध्ययन हो रहा है ताकि अगर और भी कोई ऐसे कारण है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और जिसके बारे में हमें इलाज करना चाहिए, तो मुझे लगता है समय के साथ उसके बारे में भी पता लग जाएगा। अभी इन्हीं 3 चीजों पे हमारा फोकस रहा है। इस बीच हमारे अगले श्रोता दिल्ली से धर्मवीर हमसे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं। जी कहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस और डायबिटीज के बारे में, कि डायबिटीज का जो पेशेंट है अगर इसके लिए अगर कंट्रोल है डायबिटीज, तो उसको टीका लगाने में कोई दिक्कत की तो बात नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे
कि आप बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस नाक के दांत में या आंख में या ब्रेन में चला जाता है, तो डॉक्टर साहब दिल्ली के आंखों का और दांतों का तो ये बिल्कुल ही बंद है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाए? तीसरा सवाल ये है कि जैसे डॉग के अंदर कोरोना की बीमारी आती थी पहले, क्या वो कोरोना और ये इंसानों में आज तक कोरोना, इसमें क्या अंतर है? दोनों तीनों सवालों का जवाब दे। धन्यवाद जी। डॉक्टर, पहला सवाल तो इनका ये है कि कोरोना कंट्रोल्ड है, तो क्या ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं क्या? मेरे ख्याल में उनका सवाल था डायबिटीज कंट्रोल। जी हाँ, डायबिटीज कंट्रोल है। बिल्कुल, देखिए डायबिटीज, इसमें ना डायबिटीज कंट्रोल हो या ना कंट्रोल हो, वो ये दोनों पैरेलल चीजें। मरीज का काम है अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखना, डॉक्टरी सलाह लेके, और वैक्सीनेशन लगाना आवश्यक है। वैक्सीनेशन की कैटेगरीज जब हमने शुरू में भी कोमॉर्बिडिटी वाला लिस्ट भी बनाई थी, तो जिनको डायबिटीज 10 साल से ज्यादा थी, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल से बाहर थी, वो सब इस कैटेगरी में थे कि उनको प्रायोरिटी रूप से वैक्सीनेशन लेना चाहिए था। जी। तो इसमें कोई मन में डाउट नहीं है कि डायबिटीज के मरीजों को ये वैक्सीन लेना आवश्यक है। दूसरा सवाल था इनका डॉक्टर की, ये कह रहे हैं कि जब दांत का और आंख का अगर रोग हो जाता है ब्लैक फंगस में, तो अब आंखों का डॉक्टर और दांतों के डॉक्टर तो है नहीं, तब ये क्या करेंगे इस समय? देखिए ऐसा है, डॉक्टरी सलाह आवश्यक है। ठीक है, ऐसा अब जहां पे भी जाएंगे वहां डॉक्टर होगा। डॉक्टर एटलीस्ट प्रिलिमिनरी तो जांच कर ही लेगा। अगर उनके देखने से शंका और बढ़ती है कि, तो उनको फिर आगे, इसलिए ये जरूरी हो जाता है क्योंकि इस फंगस की डायग्नोसिस के लिए खुरचन लेनी होती है। आमतौर से वो नाक से ही, अंदर नाक से खुरचन लेते हैं, तो उसके लिए ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बेहतर होते हैं। उसी प्रकार अगर तलुए पे कुछ है तो वो मुंह खोल के लिया जा सकता है। बेहतर ही होगा कि अगर ईएनटी वाले डॉक्टर करें, लेकिन अगर ये कह रहे हैं किसी वजह से वहां पे इस प्रकार के डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाता है, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाएं ताकि कोई देख सके। स्वयं जांचना कि नाक के अंदर क्या हो रहा है और तलुए के अंदर हो रहा है, वो तो संभव नहीं होगा। एक डॉक्टरी सलाह लेके किसी और को दिखाना चाहिए। डॉक्टर टंडन, बहुत संक्षेप में इनके तीसरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। ये पूछना चाहते थे कि जो पहली वेव थी कोरोना की, उसमें ये सब बीमारियां नहीं आई थी, दूसरी वेव में इस तरह की बीमारियां क्यों देखी जा रही हैं? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। उसमें अभी भी मेरे को लगता है हमें थोड़ा सा और अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन 2-3 चीजें मैं सोचता हूँ जो हो सकता है कंट्रीब्यूट कर रही। नंबर 1 कि पिछले साल की जो मात्रा थी मरीजों की और इस साल की मात्रा, इस साल तो अभी हाल में देश में एक दिन में 4-4 लाख मरीज आ रहे थे। जी। तो संख्या एक बहुत ही चंद हफ्तों में एक बहुत सारी संख्या हो गई। ऐसा नहीं था कि पहली वेव में म्यूकर नहीं हो रहा था, पहली वेव में भी हुआ है, डेफिनेटली इस वेव में बहुत ज्यादा हुआ है। हो सकता है क्योंकि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये रहा हो कि इस समय मरीजों की संख्या बढ़ गई। दूसरा, पिछली जो वेव थी, जो पहली वेव थी या अर्लियर वेव थी, उसमें जो वायरस का वेरिएंट था और अब जो हमें लग रहा है वायरस का वेरिएंट है वो अलग हो सकता है, और उसकी वजह से इम्यूनिटी पर जो दुष्प्रभाव है वो अलग हो सकता है। जी। तीसरी बात कि इस बारी क्योंकि हमें प्रमाण आया था कि कुछ परिस्थितियों में स्टीरॉयड लेने से फायदा है, स्टीरॉयड लिए गए और काफी मात्रा में लिए गए, और जैसे मैंने कहा कई बारी अनुचित रूप से भी लिए गए हैं, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसी वजह से अगर शुगर भी बढ़ गई हो तो वो इतनी प्रॉब्लम पहले नहीं थी जो इस बारी हुई। तो अभी तक तो ये 3-4 मोटे मुद्दे नजर में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है अध्ययन से और भी पता लगे। जी। डॉक्टर टंडन, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए और सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर निखिल टंडन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।